गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैफ और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 1947 इंडिया पाकिस्तान बंटवारा। तो जब बंटवारा हुआ था उस वक्त क्या क्या हुआ था, मतलब ये उस पर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तारीख थी 15 अगस्त 1947। रात को 12 बज रहे थे जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी नींद के खराटों के साथ सो रही थी। उस वक्त भारत की आजादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम कई सालों से इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि सब लोगों की आंखों में सिर्फ आने वाले आजाद भारत के वो सुनहरे पल नजर आ रहे थे जिसे पिछले कई सालों से अंग्रेजों ने अपनी कैद में कर रखे थे। उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी का पहला भाषण शुरू करते हैं। इस भाषण को ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उनके स्पीच की शुरुआत इन लाइनों से शुरू होती है, हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। आखिरकार अंग्रेजी जकड़न की वो काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आजादी की वह सुनहरी सुबह हुई। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि इस आजादी की सुनहरी सुबह को पाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें आजादी की हो रही थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसी दर्द भरी दास्तां हमारी चौखट पर दस्तक दे चुकी थी। वह थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो लकीर। उस लकीर ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया और यह एक ऐसी लकीर थी जिसका खामियाजा हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया और करोड़ों लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कुछ महीने पहले जो देशवासी आपस में भाई की तरह मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे, वह बंटवारे की लकीर की वजह से एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे। बंटवारे के इस विस्थापन में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई। 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास कर दिया गया। साल 1947 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह के भीतर ही खून खराबे से अमृतसर की जमीन लाल रंग ले चुकी थी। हर रोज तकरीबन 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवाकर बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। उस दर्द भरी दास्तान को आज देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन उस पल को महसूस जरूर किया जा सकता है। आजादी से 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली इस ट्रेन में अमृतसर एक भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचा। 43 हिंदू सिखों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग की लपटों में जल रहा था, उस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार मौजूद थे। पाकिस्तान स्पेशल को दिल्ली से शानदार विदा किया गया, मगर जैसे ही ये ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो पहली बार किसी ट्रेन पर हमले शुरू हो गए और जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो जाती है। और जब इस बात की खबर लाहौर और कराची पहुंची तो बदला लिया गया अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से। जब पाकिस्तान से वह ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ खून से लाल हुई ये ट्रेन अपने साथ हुए हादसे को बयां कर रही थी। जहां भी नजर जाए वहां लाशों का ढेर लगा हुआ था। किसी के हाथ कटा हुआ था तो किसी के सिर। इन बेकसूर लोगों के खून से रंगी ट्रेन ये बताने के लिए काफी थी कि बंटवारा कितना दर्दनाक था। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन आई अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर, उस ट्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें मौजूद थी और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो लिखा था उसे सब लोग देखकर हैरान रह गए। उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा छिपा था जिस पर लिखा था, पटेल और नेहरू के लिए आजादी का ये तोहफा है। इसके बाद दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों में लोगों को मारा जाने लगा, जिसमें कई बेकसूर लोग बलि चढ़ गए। हजारों लोगों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर भारत की ओर पलायन करना पड़ा, जबकि भारत से भी कई हजारों लोगों को यहाँ से अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। कई बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। सरहदों को आपस में जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई।
ये बंटवारा इंसानी इतिहास का बहुत ही काला अध्याय माना जाता है, जिसके बारे में आज भी सुनते हैं तो शरीर में एक अलग प्रकार की सिहरन पैदा हो जाती है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में नहीं होते तो शायद कोई समझौता हो जाता और आज का पाकिस्तान नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। फिर जिन्ना को यह लगा कि मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का जरूर। और फिर वही कुछ ऐसा ही हुआ। 3 जून 1947 ये वही तारीख है जिस दिन भारत को आजाद करने की तारीख को तय किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को अलग करने की भी जिद पूरी हो गई। इस दिन 15 अगस्त 1947 तारीख को तय किया था। दिन बचे थे 73। इन 73 दिनों में जमीन का बंटवारा, लोगों का बंटवारा, भारत में जमा रुपयों का बंटवारा, इसके साथ ही रिजर्व बैंक के खजाने में पड़ी सोने की ईंटें, सब कुछ बांट देना था, जो कि इतना भी आसान नहीं था। बंटवारे का यह काम 2 अनुभवी अधिकारियों के हवाले किया गया। इनका नाम था HM पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। ये दोनों लोग बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। इनके नीचे भी कई छोटे मोटे अधिकारी काम कर रहे थे, जो अलग अलग एरिया से रिपोर्ट बनाकर इनके पास भेज रहे थे। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर ये दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिश तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष थे खुद लॉर्ड माउंटबेटन। पैसों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ कि भारत की बैंकों में पड़ा पैसा, अंग्रेजों से मिलने वाले पैसे में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और इसके बदले पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत के लिए और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए तय किया गया। फिर इन दफ्तरों में पड़ी हर उस चीज का बंटवारा किया गया। मेज, कुर्सियां और टाइपराइटर तक की गिनती करके भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। इन सब चीजों को आपस में बांटने के लिए कई जगह लड़ाई तक हुई। इसके अलावा भारत की लाइब्रेरी में पड़ी पुस्तकों को लेकर भी इन 2 मुल्कों के बीच पेच फंस गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को इस तरह भारत और पाकिस्तान में बांटा गया कि पहला खंड भारत को दिया गया, फिर दूसरा खंड पाकिस्तान को। इस तरह आपस में बांटा गया। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में पड़े शब्दकोश भी आधा आधा फाड़कर भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। एक एक करके सभी चीजों को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, लेकिन भारत के गुप्तचर विभाग को पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया गया। इस पर भारत के गृह विभाग ने दूरदर्शिता से फैसला लिया कि भारत के गुप्तचर विभाग में कोई किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी और उसके अफसर इस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की एक फाइल तो छोड़िए, शाही तक हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास नोटों को छापने के लिए प्रेस नहीं थी और उस वक्त भारत में भी नोटों की छपाई के लिए एक ही प्रेस मशीन थी और भारत ने उस प्रेस को पाकिस्तान को देने से मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने काम चलाने के लिए भारतीय नोटों पर ही अपनी मोहर लगाकर करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक बंटवारा और अहम था, वह था भारतीय सेना का, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे। भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आने थे और 1/3 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में। बाकी चीजों की तरह इन वीर योद्धाओं का भी बंटवारा तय था। दोस्तों, ये बंटवारा बेहद दर्द भरी कहानी लेकर आया था। ये कहानी हम आज भी सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। अब दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह बंटवारा सही था या गलत? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई ये इतना आसान नहीं था ये जो बंटवारा हुआ था। तो देखा जाए तो भाई इतनी जाने गई थी कि अब भी सोचते हैं तो भाई पता नहीं कहाँ जा पहुँचा भाई कि क्या बंदे के भाई लफ्ज़ ही बंदे के पास नहीं आते बोलने को कि बंदा इन पर भाई बोले क्या, क्योंकि उस वक़्त इतना भाई जुल्म ही बोल सकते हैं। अगर ये बंटवारा ना होता तो फिर भी एक, जैसा कि हम अक्सर एक देखते हैं वीडियो सर प्रशांत की हो या कोई भी, वो बताते हैं कि अगर बंटवारा ना होता तो आज पाकिस्तान इंडिया की भाई इतनी ज़्यादा फ़ौज होती और इतना आगे होता इंडिया। और भाई ये जो अंग्रेज़ है इनको तो भाई कुछ समझ नहीं, यूरोप को समझते ही ना इंडिया, ये चीज़ है। इतनी बड़ी फ़ौज होती, सबसे बड़ी फ़ौज होनी थी इंडिया की, और बहुत सी चीज़ें भाई इकट्ठी होती बहुत ज़्यादा। देख लें कि जिसको लूटा भी बहुत है भाई भारत को यूरोप कंट्रीज ने। असल में पहले वो गोरे लूटते रहे अपना असरो शौक जो है ना वो इस्तेमाल करके, लेकिन जब उन्होंने देखा है कि अब ये हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया
तो उस वक्त उन्होंने ये इस तरह का शोशा छोड़ दिया और अलहदा हो उसमें ही उन्होंने जो है ना वो कामयाब भी हुए हैं। और हम अभी तक भी उन चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं और कुछ लड़ रहे हैं, कुछ बहस कर रहे हैं, ऐसे ही एक दूसरे के साथ सारा दिन जो है ना वो दिमाग खराब करते रहते हैं लड़ के हैं। बिल्कुल, ये उनका कीड़ा छोड़ा हुआ है, कोई भी ग्राउंड देख ले, उनका सोशल मीडिया कीड़ा ग्राउंड कोई भी देख ले, तो ऐसी नफरत है कि अभी तक भी खत्म होने देखा जाए ना, तब एक ना तो इंटरनेट था, ना कोई इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब नहीं थे, तभी लोगों के दरमियान इतनी नफरत थी। बिल्कुल। तो अब मुझे तो लगता है कि ठीक है बंटवारा हो गया था, नहीं तो अब अभी भी उधर आपको एक देखा जाए तो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं ना, वो इंडिया को तनकीद इसी वजह से करते हैं, क्योंकि उधर मुस्लिम पर जो जुल्म वगैरह जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, उन पर यही तनकीद करते हैं। तो ये बंटवारा ठीक है, अगर पाकिस्तान में उधर होता तो यही रंडी रोना पड़ना था। अब दूसरा है, एक दूसरे को एक दूर से घेरते रहते हैं कि ऐसा वैसा कर देंगे। आपस में अभी पहले हो चुकी हैं 4 जंगें, अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सीन बनेगा। अब बस ये सोशल मीडिया पर ये एक दूसरे को आंखें निकालने के नहीं, अगली जंग है ही आपकी पैसे के ऊपर, जो डेवलपमेंट के ऊपर, तरक्की के ऊपर, ठीक है। हाँ, और वो जीत कर बैठे हुए हैं। अगर ये ऐसा अगली देखा जंग जाए जो तो है ना वो इस तरह नहीं होनी। वो ठीक है, अपने डिफेंस के लिए आप जो मर्जी करते हैं, लेकिन असल जंग यही है कि आपको माशी तौर पे आप किस हद तक मजबूत हैं, किस हद तक कमज़ोर हैं, ये आपकी अगली जंग जो है ना वो माशी तौर पे होगी। तो उसमें अभी तक तो भाई वो पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन हमारे अभी स्टार्ट नहीं हुआ। देखो अब कब इसके ऊपर कोई एक स्टार्ट वाला जो है ना वो सिस्टम लगता है, लेकिन अभी तक तो हम अपने मसले मसाइल में फंसे हुए हैं। और मुझे लगता है कि हम 75 साल से ऐसे ही फंसे हुए हैं। हर दफ़ा एक नई उम्मीद के साथ 5 साल बाद, 3 साल बाद एक नई उम्मीद होती है, वो 1-2 साल बाद ख़त्म हो जाती, फिर एक नई जो है ना वो उम्मीद आ जाती है। बिल्कुल। तो इस तरह का एक सर्कल हमारा चलता रहा है। लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज़ के साथ अपना कंपेयर करके देखें तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई चीज़ ऐसी पॉजिटिव नज़र आएगी कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। क्योंकि तकरीबन आप लोकल प्रोडक्शन या मेड इन अपना मेड इन कंट्री, जो भी कंट्री होते हैं जिसका भी आप देख लें, जब तक आप उसको ऊपर लेकर नहीं जाते उस वक्त तक आप यही समझे कि आप जीरो के ऊपर खड़े हुए हैं। भाई अब भी जीरो के ऊपर इतना जीरो है कि चाइना किसने उसने इतनी जीरो तेजी पर से पहुंच तरक्की जाते की है या इतना आगे निकला है अभी ये करंट। पहले चलो ठीक है, जो कंट्री तरक्की याफ्ता थे वो थे, लेकिन चाइना ने मेड इन चाइना करके आपके सामने ही हर चीज़ में वो उन्होंने अपनी इजारादारी हासिल की है और वो उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है। बिल्कुल। अब और ऐसे आगे अब उसके इंडिया बाद वो जो भी जो ऐसे भी चलता बेकार जाएगा है। वो इसी तरह आगे निकलता तो भाई जाएगा। मेरे लीडर चलाते हैं ये सब कुछ, एक नॉर्मल बंदे के बस में की बात ही नहीं है। भाई हमारे लीडर लीडर भी हमारे अंदर से निकलते हैं, कौन सा हमारे कहने पर कोई एक वो एक आप किसी को बोले वो आपका नहीं कहना मानेगा तो आप मुल्क को क्या सवारेंगे। बिल्कुल भाई। और लीडर भी जो आते हैं उनको भाई आगे रख कर पीछे पता बस नहीं यार क्या ऐसे ही है। होता लेकिन ये कि वो एक बहुत दर्दनाक लम्हा था, जैसे सुनते हैं देखते हैं वो बिल्कुल अगर ना भाई। ही अब होता इस तो वीडियो यार, में ही देख ले कि भाई उन्होंने जैसे बताया, ऐसे बंदा जैसे डर लग रहा है भाई उन चीज़ों हाँ से जी, कि ऐसे भाई। ही। बिल्कुल भाई। तो वीडियो भाई ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।